नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, ये आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक्स का चौथा लेक्चर है और इसके बाद से एक लेक्चर और होगा और उसमें आपका निम्रा सुंडा से स्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा और इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा यूपी कैडेट के लिए। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने से आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और स्टैटिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको इतना अच्छे से आता होगा तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करने से पहले जो भी चैनल में नए हैं हमारे दोस्त लोग, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज बात करते हैं हम कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या होता है? इट स्टडीज़ द रिलेशन और एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन को हम पढ़ते हैं तो वो हमारा कहलाता है कोरिलेशन। वेरिएबल्स हमने आपको बताया रहता, पहले डेफिनेशन बताई थी। तो जब दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं वो हमारा कोरिलेशन कहलाता है। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। तो अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो वो अनकोरिलेटेड होते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। द मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। और कोरिलेशन का मेजरमेंट जब हम करते हैं तो वो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट कहलाता है या फिर कोरिलेशन इंडेक्स कहलाता है। विच समराइज इन वन फिगर द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जो कि डायरेक्शन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन को समराइज करता है। रेंज ऑफ कोरिलेशन आज वेरीज बिटवीन +1 to -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो जो कोरिलेशन की वैल्यू है, रेंज होती है, वो हमारी -1 से +1 तक के बीच में होती है। टाइप ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो सबसे पहले है पॉजिटिव एंड निगेटिव कोरिलेशन। इफ बोथ द वेरिएबल्स आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन, वन इज इंक्रीजिंग द अदर आल्सो इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन की ओर फ्लो करते हैं, सेम डायरेक्शन की ओर होते हैं, और अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, तो ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है इफ बोथ द वेरिएबल्स आर वेरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एज वन वेरिएबल इंक्रीजिंग द अदर इज डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा, दैट इट इज नोन एज द निगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि दोनों जो वेरिएबल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, और अगर एक इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, या फिर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा। मीन्स इनमें अपोजिट काम होते हैं, तो वो हमारा निगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। अब आती है सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन भी होते हैं। तो सिंपल कोरिलेशन व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीड, जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन की स्टडी करते हैं तो वो हमारा सिंपल कोरिलेशन कहलाता है। पार्शियल कोरिलेशन होता है मोर देन टू वेरिएबल्स आर स्टडीड बट कंसीडर ओनली टू बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर टू इफेक्ट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल बीइंग केप्ट कांस्टेंट। तो इसमें क्या करते हैं कि दो वेरिएबल से ज़्यादा की स्टडी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो रिलेशन हम पढ़ते हैं वो दो के बीच में ही पढ़ते हैं, बाकी को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, वो हमारा कहलाता है पार्शियल कोरिलेशन। नेक्स्ट है मल्टीपल कोरिलेशन। 3 और मोर वेरिएबल्स आर स्टडीड साइमल्टेनियसली। तो इसमें क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं और किसी को कांस्टेंट नहीं रखते, वो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। अब है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन भी होता है। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल tends to bear a constant ratio to the amount of change in the other variable is known as linear correlation। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई एक वेरिएबल चेंज होता है, चेंज होने की कोशिश करता है, तो उसी कांस्टेंट रेशियो में, उसी सेम रेशियो में जो दूसरा वाला वेरिएबल होगा वो भी वैसे ही चेंज होगा, वो हमारा कहलाता है लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट है इफ़ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेरिएबल डज नॉट वियर अ कांस्टेंट रेशियो इन द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल इज नोन एज नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें अमाउंट होता है चेंज होने का, अगर एक कोई चेंज होने की कोशिश करता है एक वेरिएबल, तो दूसरा वाला उसी रेशियो से चेंज नहीं होता है, उसकी रेट चेंज होने की अलग होगी पहले वाले से, वो हमारा कहलाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट है इन द मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस वी फाइंड अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ज़्यादातर प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एब्सेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी 0। अगर रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच में नहीं है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट
जीरो होगा। जाहिर सी बात है, जब उनके बीच में रिलेशन नहीं होगा दो वेरिएबल्स के बीच में तो कोरिलेशन ही नहीं होगा, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो होगा। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे रिग्रेशन के बारे में। तो टर्म रिग्रेशन फर्स्ट यूज्ड बाय सर फ्रांसिस गाल्टन इन 1877। तो फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले रिग्रेशन का टर्म का यूज किया था, वर्ड का यूज किया था। द रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो जो रिग्रेशन होता है वो मैथमेटिकल एवरेज होता है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में। रिलेशन में भी लीनियर और नॉन लीनियर, और इसमें जो रिलेशन वो लीनियर हो सकता है या फिर नॉन लीनियर। ओरिजिनल लाइन ऑफ रिग्रेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। रेंज ऑफ रिग्रेशन इज वेरीज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज पूछी जाती है, कोरिलेशन की पूछी जाती है, रिग्रेशन की पूछी जाती है। एक रेंज आपसे ज़रूर पूछी जाएगी, तो रेंज आपको सबकी पता होनी चाहिए, कोई भी प्रोबेबिलिटी, रिलेशन, रिग्रेशन। अब बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा क्या होता है? व्हेन द डाटा डू नॉट अलाउ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएट्स एक्स आई बी ट्रांसफॉर्म टू सम न्यू वेरिएट in such a way that x is normally and independently distributed with mean and variance। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई डाटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो वेरिएबल जो होता है हमारा वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है किसी दूसरे नए वेरिएट्स में, और वो खुद का इंडिपेंडेंटली मीन और वेरिएंस से क्या करने लगता है, कोरिलेट करने लगता है। वो हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा। टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड व्हेन काउंटेबल डाटा हैव स्मॉल वैल्यूज। तो जब जो काउंटेबल डाटा है वो स्मॉल वैल्यूज रखते हैं बिटवीन 0 से 10, कितनी वैल्यू? 0 से 10 तक के बीच में होती है, वो हमारा स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। व्हेन डाटा फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसकी कंडीशन है कि स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब वैल्यू स्मॉल होगी 0 से 10 तक के बीच में और उनमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। It is also used for percentage data when all values are greater than 80%। तो इसमें क्या होता है कि परसेंटेज डाटा के लिए भी यूज करते हैं इसको, और जो वैल्यूज होंगी वो 80% से ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? यूज्ड व्हेन वेरिएशन इन द काउंटेबल डाटा इज लार्ज एंड वैल्यूज आर आल्सो लार्ज। तो इसमें क्या होता है कि डाटा और वैल्यू दोनों लार्ज होती हैं, इसमें क्या होता था? स्मॉल होती थी। अब है हमारा एंगुलर और आर्कसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है? यूज्ड फॉर डाटा फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि डाटा जो होता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, एंड डाटा आर इन परसेंटेज बेस्ड ऑन काउंट वैल्यूज। और जो डाटा होता है वो परसेंटेज बेस्ड होता है। द परसेंटेज आर ट्रांसफॉर्म द डिग्री, और जो परसेंटेज होता है वो डिग्री को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? एनी स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में तो वो हमारी हाइपोथेसिस कहलाती है। कंडीशन देते हैं हम कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी एक प्रकार से विचार रखते हैं जैसे, तो वो भी हमारी हाइपोथेसिस कहलाती है। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, सबसे पहला हमारा नल हाइपोथेसिस। अ स्टेटमेंट अबाउट पैरामीटर विच टू बी रिजेक्टेड आफ्टर टेस्टिंग इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस में रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसके? टेस्टिंग के बाद हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाती है। और ये दिया था हमारा आर.ए. फिशर ने। इट इज नोटेड बाई, शायद यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू 0 से। तो ये हमारा म्यू 0 जो होता है वो क्या होता है? नल हाइपोथेसिस। इट इज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, और ये नो डिफरेंस हाइपोथेसिस होती है। तो इसमें आपको क्या याद रखना कि नल हाइपोथेसिस में रिजेक्ट कर दी जाती है हाइपोथेसिस को। अब है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है? दिस इज द हाइपोथेसिस कॉन्ट्रेरी टू द नल हाइपोथेसिस। तो ये अपोजिट होता है किसका? नल हाइपोथेसिस का। और ये डिनोट किया जाता है म्यू 1 से। ये 11 नहीं है, ये म्यू है, और ये 1, म्यू 1 से इसको डिनोट करते हैं, और नल हाइपोथेसिस को म्यू 0 से। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप की एरर होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली होती है टाइप 1 एरर। तो इट इज़ डिनोटेड बाई एल्फा। एल्फा से डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को। रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। तो इसमें क्या करते हैं?
या फिर एक्सेप्टिंग हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स। तो टाइप 1 एरर क्या होती है कि इसमें कोई हाइपोथेसिस है वो सही है लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है टाइप 1 एरर। नेक्स्ट है टाइप 2 एरर डिनोटेड बाय बीटा, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, तो इसमें क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस हमारी गलत होती है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट इज़ मोर सिवियर देन टाइप 1 एरर, इसलिए क्या होता है गलत चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा खतरनाक होगी। तो इसी तरह जब हम इसमें गलत चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारी टाइप एरर ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें एक और बात कि यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो देखिए ये टाइप 1 एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारी सही होती है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी गलत होती है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह टाइप 2 एरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस हमारी गलत होती है लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वहीं हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारी सही होती है लेकिन उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज नोन एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है टाइप 1 एरर की वो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। जनरली वी टेक 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% लेते हैं हम फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज डिफरेंस इन टोटल नंबर ऑफ आइटम एंड लीनियर कांस्टेंट। तो ये डिफरेंस होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम और लीनियर कांस्टेंट के बीच में। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n माइनस टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट। अब है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन। तो काई स्क्वायर टेस्ट का जो सबसे पहला यूज किया था वो कार्ल पियर्सन ने किया था। इट इज यूज्ड फॉर इनूमरेटेड और नॉन पैरामेट्रिक क्वालिटेटिव डाटा। तो नॉन पैरामेट्रिक डाटा के लिए यूज होता है या फिर क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज होता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट इन मेंडेलियन और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जितने लॉ होते हैं उनमें काई स्क्वायर टेस्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से इनफाइनाइट, तो इसकी रेंज आपको याद रखनी है। कंडीशन फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। तो कंडीशन क्या होती है काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने की, टोटल सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 50। तो पहली कंडीशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो सैंपल साइज है वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी क्लास शुड नॉट बी लेस देन 5। तो जो फ्रीक्वेंसी है हर क्लास की वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। द सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, और जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर का एप्लीकेशन कहाँ होता है, टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि गुडनेस ऑफ फिट के लिए काई स्क्वायर का यूज होता है। फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द रेशियो फॉर वेरियस क्लासेस। तो रेशियोज में जब हाइपोथेसिस का कैलकुलेशन करते हैं तब हम काई स्क्वायर का यूज करते हैं। टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। तो 2 एट्रीब्यूट्स के इंडिपेंडेंस लेवल को चेक करने के लिए काई स्क्वायर का यूज होता है। फॉर डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। तो जेनेटिक्स में लिंकेज के डिटेक्शन के लिए काई स्क्वायर का यूज होता है। टू स्टडी जीन फ्रीक्वेंसीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जीन फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज होता है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन। तो 2 मीन के बीच में जब डिफरेंस या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना होता है तब हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जेड टेस्ट, या इसी को कहते हैं स्टूडेंट जेड टेस्ट। ये दिया था R.A. फिशर ने, और इसका यूज करते हैं जब सैंपल साइज हमारा बड़ा होता है, कितना, ग्रेटर देन 30 से ज़्यादा होता है तब हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट टी टेस्ट। ये दिया था W.S. गॉसेट ने 1905 में। यूज्ड व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल, और इसका यूज करते हैं जब सैंपल साइज हमारा स्मॉल होता है, कितना, लेस देन 30। अब है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रिंसिपल हैं इसके, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, तो किसी चीज़ का बार बार आना, पुनरावृत्ति जिसे कहते हैं, वो हमारा रेप्लिकेशन कहलाता है। तो किसी चीज़ के जब बार बार आता है, कोई ट्रीटमेंट बार बार आता है, वो हमारा रेप्लिकेशन कहलाता है। सो दैट ईच ट्रीटमेंट एक्सपीरियंसेज एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन द फील्ड। तो इसमें क्या होता है, हर तरह का जो एक कोई ट्रीटमेंट होता है वो
हर तरह का इन्वायरमेंट फील्ड में क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। इट इंक्रीज प्रेसिशन टू एस्टिमेट एक्सपेरिमेंटल एरर। तो इससे क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने में मदद मिलती है। रैंडमाइजेशन क्या होता है, एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू द वेरियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स बाय ए रैंडम प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं किसी भी रैंडम प्रोसेस से। मीन्स उसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं करते हैं, उसको रैंडमली हम क्या करते हैं, उसको एलोकेट करते हैं, वो हमारा कहलाता है रैंडमाइजेशन। इट इज मिनिमाइजेस द रैंडम वेरिएशन। तो ये रैंडम वेरिएशन को कम करता है, वेरिएशन को कम करने के लिए रैंडमाइजेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लोकल कंट्रोल या एरर कंट्रोल। तो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इनटू डिफरेंट ग्रुप। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को कई ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे ब्लॉक बना देते हैं हम, तो जो ब्लॉक होंगे तो वो क्या होंगे, आपस में होमोजीनस होंगे। तो ये हमारा कहलाता है लोकल कंट्रोल। हमने कई सारे ब्लॉक बना दिए, तो ये एक जो ब्लॉक है ये पूरा खुद में होमोजीनस होगा, लेकिन दूसरे से जो है वो हेट्रोजीनस होगा, आपस में होमोजीनस होगा। तो इसका भी यूज हम करते हैं एरर के कंट्रोल के लिए। इट रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर, हेंस मेक द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मोर पावरफुल। जिससे क्या होता है कि जब एरर कम होगी तो हमारा जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा हमारा सटीक होगा। ट्रीटमेंट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन विच एन एक्सपेरिमेंट हैज़ टू ट्राई आउट इन द फील्ड और एल्सवेयर फॉर असेसिंग देयर वैल्यूज आर नोन एज ट्रीटमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम कंपैरिजन करते हैं, किसमें, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हमारे ट्रीटमेंट कहलाते हैं। जैसे वेरिएट्स हो गए, मैन्योर्स हो गया, वैराइटीज हो गया, वेरिएट नहीं वैराइटीज, ये सब हमारे ट्रीटमेंट है। मैन्योर हो गया, कल्टीवेशन प्रैक्टिस हो गया, मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट हो गया, मेथड ऑफ इरीगेशन हो गया। इस तरह ये जितने भी हमारे फैक्ट्स होंगे वो हमारे ट्रीटमेंट कहलाते हैं, जिनका हम यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होता है, द ग्रुप ऑफ मटेरियल टू विच अ ट्रीटमेंट इज अप्लाइड। तो मटेरियल का ग्रुप जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं इन अ सिंगल ट्रायल ऑफ ट्रीटमेंट, वो हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। जैसे हमें इरिगेशन करनी है तो हम कहाँ करेंगे, उसको फील्ड में करेंगे। तो जो फील्ड होगा वो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा। अगर पेशेंट को करेंगे तो वो पेशेंट हमारा जो है वो तो होगा हमारा क्या, ट्रीटमेंट, लेकिन जो हॉस्पिटल होगा वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट। अब एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है, द वेरिएशन इन द डाटा ड्यू टू अनकंट्रोल फैक्टर। तो डाटा में क्या होता है, वेरिएशन आता है, कुछ ऐसे फैक्टर जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी वजह से बार बार वेरिएशन होता है, बदलाव आता है, तो वो हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंटल एरर। अब एनोवा क्या होता है, एनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। द कॉन्सेप्ट गिवन बाय आर फिशर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ पार्टीशनिंग द टोटल वेरिएशन इनटू कंपोनेंट। तो इसमें क्या है, ये टेक्निक है किसकी, वेरिएशन जो होता है, उत्पन्न होता है वेरिएशन, उसको कई कंपोनेंट में बांट देने हैं। एंड कंप्यूटिंग देम बाय एफ टेस्ट, और उसके बाद इसको क्या करते हैं, एफ टेस्ट से कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा स्टैटिक्स का लेक्चर था, और इसके बाद एक लेक्चर और बचा है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपको नए लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।